हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने ही चैनल बायोलॉजी मेंटोर में स्वागत है। सबसे पहले 2023 उत्तराखंड बोर्ड के परीक्षार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम बात करेंगे 2023 के मॉडल पेपर की, जो कि उत्तराखंड बोर्ड के वेबसाइट में दिया हुआ है। तो इसमें से संभावना है कि कुछ प्रश्न इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में रिपीट हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे 2023 का परीक्षा का पेपर का पैटर्न किस तरह से रहेगा। कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी 28, जिनमें से 8 जो प्रश्न होंगे वह होंगे बहुविकल्पी। प्रश्न 1 के कुल 8 भाग होंगे और 8 के 8 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और कुल एक नंबर के कुल अंकों की संख्या होगी यहाँ पर 8। प्रश्न संख्या 2 से 7 तक कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर हो जाती है 6, जो कि एक अंक के होंगे, तो ये कुल 6 अंक के होंगे। अर्थात जो 14 क्वेश्चन आएंगे स्टार्ट के, 8 आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप जिनमें 4 विकल्प होंगे, कोई एक सही को आपको लिखना होगा, और जो बाकी जो 6 प्रश्न होंगे वो जो प्रश्न होंगे एक शब्द में या एक वाक्य में उनका आप उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न 8 से 17 तक ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। कुल प्रश्नों की संख्या 10 है और कुल अंक यहाँ पर हो जाते हैं 20। प्रश्न 18 से 25 तक कुल प्रश्नों की संख्या 8 है और प्रत्येक 3 अंक का है, तो कुल यहाँ पर अंकों की संख्या हो जाएगी 24। प्रश्न संख्या 26 से 28 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो कि प्रत्येक 4 अंक का है। कुल यहाँ अंकों की संख्या हो जाती है 12। पिछले वर्षों तक 5 अंक अधिकतम के प्रश्न पूछे जाते हैं दीर्घ उत्तरीय में, लेकिन इस वर्ष थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया गया है। तो अगर इनका योग किया जाए तो कुल योग होता है 70। तो 70 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं तो इजीली आप 60 क्रॉस हो सकते हैं या 60 मार्क्स प्लस आप इजीली गेन कर सकते हैं। अगर बहुत आप प्रिपरेशन करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो 70 आउट ऑफ 70 आप गेन कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं मॉडल पेपर 2023 की। पहला प्रश्न है, सर्टोलिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। 4 विकल्प हैं, अंडाशय में, यकृत में, वृषण में, अग्नाशय में। तो सही उत्तर हो जाएगा सर्टोलिक कोशिकाएं वृषण में पाई जाती हैं। अगर वृषण की बात करें, वृषण या टेस्टिस मेल के जो ह्यूमन मेल है वो उसके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं। इनमें जो अंदर की संरचना होती है वृषण के अंदर, जिसे हम शुक्रजनक नलिकाएं कहते हैं, उनमें अंदर की ओर की 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक होती है सर्टोलिक कोशिकाएं, दूसरी होती है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और जो सर्टोलिक कोशिकाएं होती हैं उन सर्टोलिक कोशिकाओं से स्पर्म को, जो परिपक्व हो रहे स्पर्म को पोषण प्रदान किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक संकर संकरण में जीनी प्रारूप या जीनोटाइप अनुपात क्या होता है। अगर जीनोटाइप अनुपात की बात करें, एक संकर संकरण में जीनोटाइप अनुपात होता है 1:2:1। एक संकर संकरण मेंडल के, जिसके अंतर्गत 2 नियम आते हैं, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। अगर फिनोटाइप अनुपात की बात करें तो वह होता है 3:1। अगला प्रश्न है, डीएनए की पिच में कितने क्षारक होते हैं। सबसे पहले अब बात करते हैं डीएनए की पिच में कितने क्षारक होते हैं, डीएनए की संरचना के बारे में। ये डीएनए की संरचना है, ये डीएनए है। अगर यहां से ये 2 स्ट्रैंड है, जो कि अगर आपने वीडियो देखा है वॉटसन और क्रिक मॉडल, तो उसमें एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इसमें मैं लिंक दे दूंगा, जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। यहां से लेके यहां तक ये एक घुमाव इसको कह सकते हैं, या 2 घुमाव के बीच की दूरी। यहां से अगर शुरुआत होती ना, एक स्टैंड यहां देखिए आप, स्टैंड ठीक इसके ठीक सामने, इसके ठीक सीधे यहां पर, इसके बीच में कुल क्षारों की संख्या होती है, जो अगर बीडीएनए की बात करें 10 होती है क्षारों की संख्या, तो सही उत्तर हो जाएगा 10। तो इसी को पिच कहा गया है। डीएनए की पिच में कितने क्षारक होते हैं, तो डीएनए के पिच में क्षारकों की संख्या है 10, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, यहां पर डी होना चाहिए था, ऑप्शन डी 10। अगला प्रश्न है, प्रतिजैविक का निर्माण होता है। एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन, तो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, विटामिन द्वारा, रसायन द्वारा, यूरिया द्वारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा।
तो जो प्रतिजैविक होते हैं वो क्या होते हैं? एंटीबायोटिक कुछ सूक्ष्मजीवों के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। एंटीबायोटिक तो सही उत्तर हो जाएगा सूक्ष्मजीव, जैसे कि बैक्टीरिया और फंगस, इनके द्वारा एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक बनाए जाते हैं, जो कि दूसरे हानिकारक जो बैक्टीरिया या फंगस होते हैं उनकी वृद्धि को या तो रोकते हैं या उन्हें पूरी तरह से मारने का कार्य करते हैं। तो सही उत्तर यहाँ पर है एंटीबायोटिक का निर्माण सूक्ष्मजीवों के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो इसका पार्ट है 5। जैविक कैंची जो डीएनए खंड को काटने के लिए प्रयुक्त होती वह है प्रोटीन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, पॉलीमरेज, जीन पूल। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक या पुनर्योगज डीएनए तकनीक में जो चैप्टर नंबर 11 है, बायोटेक्नोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है 11th चैप्टर, उसमें इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि बैक्टीरिया के सेल से ये प्राप्त किए जाते हैं और इनका कार्य होता है डीएनए को उसके मध्य से कट करना। अर्थात रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कुछ जीवाणुओं से प्राप्त ऐसे एंजाइम हैं जो कि किसी भी डीएनए स्ट्रैंड को उसके मध्य से काटने का कार्य करते हैं और विशेष स्थलों पर, जिन्हें हम पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहते हैं, जो कि सेम पोलैरिटी में अगर रीडिंग की जाए तो इनकी मीनिंग सेम होती है। एग्जाम्पल के लिए GAATTC, अगर यहाँ 5 प्राइम टू 3 प्राइम इसको रीडिंग करें, दूसरे स्टैंड में इसका जस्ट जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, जी के नीचे सी हो जाएगा, सी यहाँ TTAAG, ये हो जाएगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो इसमें अगर आप ऐसे रीडिंग करते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो GAATTC इसको पढ़ा जाएगा। अगर इधर से भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम आप रीडिंग करें, ऐसे ही आप पढ़ेंगे GAATTC, तो दोनों में ही सेम मीनिंग आ जाती है अगर सेम पोलैरिटी में, सेम ध्रुवणता में हम अगर रीडिंग करते हैं। तो ऐसे सीक्वेंस, ऐसे डीएनए के सीक्वेंस को हम पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पैलिंड्रोम सीक्वेंस पर ही कट करने का कार्य करता है। एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जाता है कभी कि पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो किसे खोजे, कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सबसे पहली बार खोजा गया था, तो उसका नाम हो जाएगा हिंद सेकेंड। तो ये आपका आंसर इसका हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त होता है? इसका सही जो आंसर है ऑप्शन में यीस्ट, शैवाल, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस। तो सही इसमें उत्तर है यीस्ट। अगर यीस्ट की प्रजाति की बात करें तो यीस्ट में एक प्रजाति होता है सेक्रोमाइसिस सिरेविसी, इसकी एक प्रजाति है सेकेरोमाइसीज सिरेविसी, सेक्रोमाइसीज सिरेविसी नामक एक प्रजाति है यीस्ट की जो डबल रोटी बनाने में काम में लाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या होती है। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक और द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपघटक। खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या अपघटकों की होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में ग्रीन हाउस गैस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गन। ग्रीन हाउस गैसेस के अंतर्गत आती हैं CO2, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC और जलवाष्प। तो इस तरह से यहां ऑप्शन के हिसाब से सही उत्तर है ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है, मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? ये काफी इजी है, इसका आंसर आप लिख सकते हैं। मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, जो कि 23 जोड़ों के रूप में होते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में, कुल संख्या हो जाती है इनकी 46। अगला प्रश्न है, एलील क्या होते हैं? अगर एलील की बात करें तो किसी भी लक्षण को वहन करने वाले या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य जीन्स के द्वारा किया जाता है। और जीन्स होते हैं एक पेयर में, जैसे अगर लंबाई का हम जीन की बात करें, लंबाई का अगर जीन की हम बात करें, लंबाई का जीन, तो इसको हम कैपिटल टी या
कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी स्मॉल टी, ऐसे इनके द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। तो जो लंबाई का जो गुण है, दो जो लेटर के द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं, इनको हम कहते हैं एलील्स या युग्म विकल्पी। तो किसी भी जीन के दो जो विपर्यासी जो स्वरूप होते हैं उन्हें हम युग्म विकल्पी कहते हैं। तो किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी रूपों को युग्म विकल्पी या एलील्स कहते हैं। उदाहरण के लिए पौधे की लंबाई को नियंत्रित करने वाले दो एलील कैपिटल टी और स्मॉल टी। जैसे कि लंबा पौधा है उसको हम कैपिटल टी लिखते हैं या कैपिटल टी स्मॉल टी भी लिख सकते हैं, और बौने पौधे को हम स्मॉल टी लिखते हैं। तो किसी भी जीन के दो जो विपर्यासी रूप होते हैं उन्हें हम एलील कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, आरएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजनस समाक्षारों के नाम लिखे। राइट द नेम्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस फाउंड इन आरएनए। अगर बात करें आरएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजनस बेसेस, दो प्रकार के नाइट्रोजनस बेसेस आरएनए और डीएनए दोनों में पाए जाते हैं। एक तो होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडिन। प्यूरिन जो होते हैं ये होते हैं दो रिंग वाले नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, और जो पिरिमिडिन होते हैं वह एक रिंग वाले होते हैं। ठीक है, तो प्यूरिन में आ जाते हैं आपके एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन अर्थात ए और जी दो प्यूरिन होते हैं आरएनए में। और पिरिमिडिन की बात करें तो एक तो होता है साइटोसिन में, साइटोसिन होता है इसमें साइटोसिन, और दूसरा होता है यूरेसिल। तो सी और यू होते हैं। इस तरह से आंसर हो गया, आरएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजनस समाक्षार हैं या जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं, प्यूरिन में एडेनिन, दूसरा ग्वानिन, पिरिमिडिन में साइटोसिन और यूरेसिल। तो ये आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनाने वाले सूक्ष्म जीव का नाम बताइए। दूध से दही बनाने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें कहते हैं LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ऐसे वर्ग के, इस वर्ग के जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, वो दूध से दही बनाने में कार्य करते हैं। इनमें से एक बैक्टीरिया का नाम है वह है लैक्टोबैसिलस। तो आंसर हो गया, दूध से दही बनाने वाले सूक्ष्म जीव LAB या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, जिनमें से एक जो जीनस है, एक इंपोर्टेंट जो बैक्टीरिया है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस दूध से दही बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक बैक्टीरिया है। भारत के दो राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताइए। प्रश्न संख्या 6 है। इसमें आप बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान के नाम याद कर सकते हैं। नेशनल पार्क ऐसे ये स्थान होते हैं जहां पर बायोडायवर्सिटी को संरक्षित किया जाता है। अगर बायोडायवर्सिटी संरक्षण की बात करें तो दो प्रकार से बायोडायवर्सिटी का संरक्षण किया जाता है। एक होता है इन सिटू कंजर्वेशन, जहां पर कोई भी पादप है या जो जंतु है उसके प्राकृतिक स्थल पे हम उन्हें संरक्षित करते हैं, जैसे कि नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, इनमें हम क्या करते हैं, इन्हें संरक्षित करते हैं। दूसरा, हम इन्हें इनके प्राकृतिक स्थल से हटाकर मानव निर्मित स्थानों में भी संरक्षित करते हैं, उन्हें कहते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। एग्जाम्पल के लिए क्रायो प्रिजर्वेशन, और जैसे जू है, और हमारे द्वारा बनाए कहीं पे हम गार्डन बनाते हैं, वहां पर अलग अलग प्रकार के प्लांट्स को हम क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं, उनका संरक्षण करते हैं। तो भारत के दो जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, अगर बात करें, सबसे पहला आ जाता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि है उत्तराखंड में, यूके में लिख देना, उत्तराखंड में। दूसरा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी उत्तराखंड में आता है। तीसरा है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, यह भी उत्तराखंड में आता है। इसी तरह से जो अन्य जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें है, जैसे अगर चौथा में लिखूं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यह आपका है असम में। उसके बाद
5वां है दुधवा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका आ जाता है यूपी में। इसी तरह से गिर है आपका, गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में। छठा 7वां है मानस। मानस राष्ट्रीय उद्यान यह भी आ जाता है असम में। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल है, इस तरह से बहुत सारे आप राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिख सकते हैं। तो इनमें से कोई दो पूछा है तो कोई भी आप दो लिख सकते हैं। एक चीज और है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान अगर प्रश्न आता है तो उसका उत्तर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि 1936 में बनाया गया था उत्तराखंड में। तब इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। जो बाद में एक शिकारी थे, प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट, उनके नाम पर हेली नेशनल पार्क का नाम बदला गया और उसका नाम कहा गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 7 है बायोपायरेसी के। बायोपायरेसी, पायरेसी का मतलब होता है चोरी करना और बायो का मतलब होता है जीवों से संबंधित। अर्थात बायोपायरेसी जब कभी भी किसी मल्टीनेशनल कंपनी या बहुराष्ट्रीय कंपनी तथा कुछ संगठनों के द्वारा किसी देश के लोगों से बिना अनुमोदन के, बिना किसी क्षतिपूर्ति के उन स्थानों से जैव संसाधनों का उपयोग किया जाता है तो उसे बायोपायरेसी कहते हैं। इस तरह से मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूरक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी या कोई संगठन किसी देश या उससे संबंधित लोगों से बिना अनुमोदन के, बिना उन्हें किसी चीज का भुगतान करे ही उस स्थान के उन लोगों के जो आसपास के जैव संसाधनों का उपयोग किया जाता है अपने लाभ के लिए, तो इसे ही बायोपायरेसी कहा जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। अब है प्रश्न संख्या 8, मानव अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर मानव अंडाणु का नामांकित चित्र है, आप इसे बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का है, दूसरा पार्ट है अथवा में। एक आवृतबीजी पौधे की वर्धी कोशिका में 16 गुणसूत्र हैं, तो उसके परागकण, भ्रूणपोष, पत्ती व जड़ में गुणसूत्र की संख्या बताइए। इसका उत्तर इस तरह से आप देंगे, आवृतबीजी पौधे की वर्धी कोशिका प्लांट के फ्लावर को छोड़कर जो भी कोशिकाएं होती हैं, बाकी सभी वर्धी कोशिका या कायिक कोशिकाएं कहलाती हैं। वर्धी कोशिका या कायिक कोशिका में गुणसूत्र की कुल संख्या, गुणसूत्रों की संख्या कितने दी है? गुणसूत्रों की संख्या दी है 16। और ये जो कायिक कोशिका होती है ना, उन्हें हम 2n से डिनोट करते हैं। गुणसूत्र की संख्या 2n बराबर 16 दी है, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब हमने देखना है कि डिप्लॉइड सेल कहां पर होती है और हैप्लॉइड सेल कहां पर होती है। मेल जो सेक्सुअल पार्ट होता है प्लांट में, उसे हम पुंमंग कहते हैं, और पुंमंग के एक इकाई को हम पुंकेसर कहते हैं। और पुंकेसर में जो परागकण बनते हैं वह परागकण हैप्लॉइड होते हैं। अर्थात परागकण में गुण नंबर पहला जो दिया है ना, परागकण में गुणसूत्रों की संख्या, परागकण में गुणसूत्रों की संख्या हम कैसे निकालेंगे? हमें ये जानना जरूरी है कि परागकण डिप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, अर्थात वो n होते हैं या 2n होते हैं। परागकण में गुणसूत्रों की संख्या, परागकण अर्थात n, इसमें गुणसूत्र की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। और दूसरा है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष होता है 3n। इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी? एक n बराबर 8 है तो 8 तिया 24, इसमें हो जाएगी गुणसूत्र की संख्या 24। तीसरा इसमें दिया है पत्ती, क्योंकि पत्ती भी एक प्रकार की कायिक कोशिका है। पत्ती में गुणसूत्र की संख्या होती है 2n, पत्ती होती है आपकी 2n अर्थात कायिक कोशिका। 2n बराबर कितना हो जाएगा? 16। और लास्ट जो दिया है वह दिया है जड़। जड़ भी ये भी होता है कायिक कोशिका है ये, अर्थात इसमें एक डिप्लॉइड सेल
ये है, ये इसमें गुणसूत्र की संख्या 2n होती है, अर्थात 2n बराबर 16। तो इस तरह से परागकण में गुणसूत्र की संख्या n बराबर 8 हो जाएगी, भ्रूणपोष में 3n बराबर 24 हो जाएगी, पत्ती में 2n बराबर 16 हो जाएगी, और जड़ में गुणसूत्र की संख्या 2n बराबर 16 हो जाएगी। इस तरह से कोई भी अगर प्रश्न आता है तो आप आसानी से बना सकते हैं, उसका उत्तर लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको जानना है कि वह हैप्लॉइड सेल है या डिप्लॉइड है। इसके आधार पर आप आसानी से किसी भी प्रकार का इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बी डीएनए और जेड डीएनए में अंतर बताइए। बी डीएनए जो कि वॉटसन और क्रिक मॉडल के द्वारा दिया गया जो डीएनए था वो बी डीएनए है, जिसके बारे में वॉटसन और क्रिक मॉडल के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आसानी से बी डीएनए के सभी कैरेक्टर्स को आप समझ सकते हैं। तो जो दूसरा होता है जेड डीएनए, जो कि काफी कम मात्रा में पाया जाता है। जेड डीएनए जिससे कि इसका नाम जो जिगजैग है, इस प्रकार का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसी के नाम से इसका जेड डीएनए नाम पड़ा है। आइए देखते दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस है बी डीएनए में इसके प्रत्येक कुंडलिनी में 10 क्षार युग्म होते हैं, जबकि जेड डीएनए के प्रत्येक कुंडलिनी में 12 क्षार युग्म होते हैं। तो बी डीएनए में एक कुंडली में 10 क्षार युग्म होते हैं। अगर हम कुंडली की बात करें, ये बन गया आपका डीएनए, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, यहां एक, ये यहां तक, ये एक पिच है, या इसको कहेंगे एक कुंडलिनी या दो घुमावों के बीच की जो दूरी होगी, इसमें बी डीएनए में 10 बेस पेयर होते हैं, जबकि अगर जेड डीएनए होगा तो उसमें 12 बेस पेयर पाए जाएंगे। दूसरा अंतर है बी डीएनए, इसमें दोनों श्रृंखलाएं दक्षिणावर्ती कुंडलित या क्लॉकवाइज कॉइल्ड होती हैं। इसमें जैसे अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात करें बी डीएनए में, इस प्रकार से इसमें कुंडलिनी दक्षिणावर्ती घूमती है, अर्थात क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुंडलित होती हैं, जैसे कि ये वाला जो डायरेक्शन होता है वो क्लॉकवाइज होता है। इसी तरह से अगर जेड डीएनए की बात करें तो वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें कुंडलिनी इस तरह से कॉइल्ड होती है। इस तरह से ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो जो जेड डीएनए होगा इसमें दोनों श्रृंखलाएं वामावर्त कुंडलित होती हैं या एंटी क्लॉकवाइज कॉइल्ड ये रहती हैं। तो ये हो गया दूसरा अंतर। तीसरा है बी डीएनए में इसके एक हेलिकल टर्न की दूरी 34 एंगस्ट्रम होती है। ये एक हेलिकल का टर्न, अगर यहाँ से शुरुआत से अगर आप इसकी ठीक सीध की बात करें, यहाँ से शुरुआत पूरी कॉइल्ड होने की, यहाँ पर इसके ठीक नीचे इसकी जो दूरी होगी जिसमें 10 बेस पेयर हैं, इसकी दूरी होगी बी डीएनए में 34 एंगस्ट्रम। वहीं पर जो ये दूरी है जेड डीएनए में, इसके एक हेलिकल टर्न की दूरी होती है 45 एंगस्ट्रम। तो ये अगला अंतर हो गया। अब बी डीएनए में है शर्करा फॉस्फेट रज्जु का स्वरूप नियमित होता है। तो जो शर्करा फॉस्फेट जो रज्जु होती है, जैसे शर्करा है, फॉस्फेट है, शर्करा है, फॉस्फेट है, इनका जो स्वरूप होगा वो एकदम नियमित होगा, रेगुलर होगा। जबकि जो जेड डीएनए है इसका शर्करा फॉस्फेट रज्जु टेढ़े मेढ़े जिगजैग होते हैं, इसीलिए इनका नाम जेड डीएनए पड़ा। तो अगला अंतर हो गया कि शर्करा फॉस्फेट यहाँ पर अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, जबकि ये स्ट्रक्चर में टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, इसलिए इनका नाम जिगजैग पड़ा या जिगजैग नाम से जेड डीएनए पड़ा। जबकि बी डीएनए में शर्करा और फॉस्फेट एक नियमित व्यवस्थित या एक रेगुलर फैशन में व्यवस्थित होते हैं। अगला है बी डीएनए में इसका व्यास 20 एंगस्ट्रम होता है। व्यास की अगर बात करें तो ये हो गया व्यास, यहां से इस सिरे से लेके इसके बीच तक, या यूं कहें ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, ये वाला व्यास कहलाता है। जो बी डीएनए में होता है वो होता है 20 एंगस्ट्रम, जबकि जेड डीएनए में यही जो व्यास होता है वो होता है 18 एंगस्ट्रम। तो ये था अंतर बी डीएनए और जेड डीएनए के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट के क्वेश्चन है, इसको आप स्टार लगा सकते हैं, इस बार आने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 10 है टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं, समझाइए। टेस्ट क्रॉस जैसे कि नाम से आ रहा, टेस्ट करना, किसी चीज का पता करना। उदाहरण के लिए अगर हमारे पास एक पौधा दिया है F1 पीढ़ी का, ठीक है, और वह पौधा है लंबा पौधा है, तो हमें क्या मालूम हो गया, उसका फिनोटाइप। फिनोटाइप कैसा है, लंबा, अर्थात कोई लंबा पौधा हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन उसका हमें जीनोटाइप पता नहीं है।
ठीक है, जीनोटाइप पता नहीं, अर्थात वह कैपिटल टी भी हो सकता है लंबा पौधा, या कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। तो ये पता करने के लिए हम एक क्रॉस करेंगे, एक टेस्ट करेंगे, उसे ही टेस्ट क्रॉस कहेंगे। अर्थात F1 पीढ़ी में अगर हमें कोई पौधा प्राप्त हुआ है या कोई जीव प्राप्त हुआ है, उसका फिनोटाइप, प्रभावी फिनोटाइप हमें मालूम है, अर्थात वह क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर वाला फिनोटाइप वाला पौधा है। उसका जीनोटाइप हमें मालूम नहीं है, तो उसका जीनोटाइप पता करने के लिए हम उसका क्रॉस किससे करा देंगे, इस F1 पीढ़ी में जो भी प्राप्त पौधा होगा इसका क्रॉस करा देंगे इसके समयुग्मजी अप्रभावी से। अगर बाय द वे हमें लंबा पौधा प्राप्त हुआ है तो इसका क्रॉस हम किससे करा देंगे, इसके समयुग्मजी अप्रभावी से, अर्थात स्मॉल टी वाले पौधे से। अब जो रिजल्ट आएगा वो दो रिजल्ट हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि सभी क्या होंगे, पौधे लंबे बन सकते हैं, और दूसरा आधे पौधे लंबे बनेंगे और आधे क्या बनेंगे, शॉर्ट बनेंगे, ड्वार्फ बनेंगे। तो इस प्रकार का जो क्रॉस होगा उसे क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस कहेंगे। आइए इसे नोट्स के माध्यम से समझते हैं। F1 पीढ़ी का जो जीव है तथा समयुग्मजी अप्रभावी लक्षण वाले जीव के मध्य कराया गया संकरण परीक्षार्थ संकरण या टेस्ट क्रॉस कहलाता है। F1 पीढ़ी में कोई हमें पौधा या जीव प्राप्त हुआ है जिसका फिनोटाइप हमें मालूम है और फिनोटाइप है प्रभावी फिनोटाइप, लेकिन उसका हम जीनोटाइप नहीं जानते हैं, तो उसका क्रॉस किससे कराएंगे, उसके समयुग्मजी अप्रभावी पौधे से। तो इस प्रकार का जो क्रॉस होगा वह क्या कहलाएगा, टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। यहां पर आसानी से आप समझ सकते हैं। इसके लिए करते क्या है, हमें F1 पीढ़ी का कोई पौधा प्राप्त है और उसका फिनोटाइप प्रभावी है, अर्थात अगर हमें प्रभावी फिनोटाइप वाला कोई पौधा प्राप्त है जिसका जीनोटाइप हमें पता नहीं है, अज्ञात है, उदाहरण के लिए एक लंबा पौधा प्राप्त है, हमें एक लंबा पौधा प्राप्त है, उसका जीनोटाइप कैपिटल टी भी हो सकता है या कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही लंबे पौधे होते हैं। अब भाई इस पौधे का हम क्या क्रॉस करा देंगे, इसके समयुग्मजी अप्रभावी से। स्मॉल टी ये हो गया समयुग्मजी अप्रभावी। अब क्या क्या इसमें रिजल्ट हो सकते हैं, देखिए अगर यह पौधा वास्तव में क्या है, ये वास्तव में इसका जीनोटाइप अगर कैपिटल टी हो तब क्या करेगा, ये दो प्रकार के गैमेट्स बनाएगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी। ठीक है, इसका क्रॉस किससे कराना है, समयुग्मजी अप्रभावी से, स्मॉल टी। इसके भी दो प्रकार के गैमेट्स बनेंगे, स्मॉल टी। इनमें हमने क्या किया, पन्नेट स्क्वायर बना दिया और इसमें क्रॉस करा दिया। देखिए आपने क्या करना है, इस प्रकार एक बॉक्स बना देना है और उसमें 4 इसमें छोटे बॉक्स बना देंगे, ठीक है, और यहाँ एक के गैमेट्स लिख लेंगे एक पौधे के, दूसरे के इसके ठीक सामने लिख देंगे गैमेट, ठीक है, और यहाँ से ये कैपिटल टी लिखेंगे तो यहाँ इसके ठीक सामने स्मॉल टी भी आएगा। इस ये कैपिटल टी यहाँ से लिखा और ये सामने स्मॉल टी आएगा। उसी तरह से आप इसको लिखेंगे कैपिटल टी, अब इसको लिखेंगे स्मॉल टी, कैपिटल टी ये स्मॉल, इस प्रकार कर देंगे। तो आप देख रहे होंगे सभी में क्या है, सभी में क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, अर्थात कैपिटल ये डोमिनेंट कैरेक्टर लंबा, स्मॉल टी ये ड्वार्फ या बौना पौधा। तो अगर कैपिटल टी है तो जाहिर सी बात है लंबे पौधे प्रकट होंगे। इस तरह से ऐसे अगर कंडीशन हो जाएगी तो 100% जो पौधे होंगे वो कैसे होंगे, लंबे होंगे। अर्थात जो जीव हुआ जो हमें प्राप्त है F1 पीढ़ी में, जिसका फिनोटाइप हमें पता था ना, जीनोटाइप पता करना था, तो वो कैसा होगा, समयुग्मजी होगा, अर्थात कैपिटल टी होगा। एक कंडीशन ये है। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर बाय द वे ये शुद्ध लंबा न हो, ये संकर लंबा हो, तो दो गैमेट से बना सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी से, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, इसको हमने लिख दिया। फिर हमने करना क्या है, इसका क्रॉस कराना है समयुग्मजी अप्रभावी पौधे से, स्मॉल टी। तो दो गैमेट्स इसने भी बना दिए, स्मॉल टी। अब एक एक करके इनको क्रॉस कराएंगे। जैसे यहाँ पर इस प्रकार से हमने ऐसे बना दिए, स्मॉल टी एक साइड को रख दिया समयुग्मजी अप्रभावी के गैमेट्स, और दूसरी तरफ प्रभावी फिनोटाइप वाले दो गैमेट्स कैपिटल टी और स्मॉल टी को रख दिया। अब यहाँ से कैपिटल टी आया, यहाँ से स्मॉल टी आया, यहाँ से कैपिटल टी आया और यहाँ से स्मॉल टी आया। अब ये स्मॉल टी क्रॉस करेगा, स्मॉल टी, इधर से भी स्मॉल टी आया, अब यहाँ से स्मॉल टी आएगा और इधर से भी स्मॉल टी आएगा। तो क्या हो गया, ये हो गया आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया। ये क्या कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, ये आपके हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, दो पौधे ये हमें मिले। स्मॉल टी कितने मिले, ये भी दो पौधे मिले, 2:2, अर्थात काटेंगे तो 1:1, अर्थात 50% चांस किसके हो सकते हैं, बौने पौधे बनेंगे, ये वाले बौने पौधे, और 50% क्या बन जाएंगे, ये लंबे पौधे। अर्थात
50% हमारे पास लंबे पौधे बनेंगे, 50% किससे पौधे बनेंगे, बौने पौधे। अगर ऐसा होता है तो जीव क्या होगा, विषम युग्म जीव, अर्थात कैपिटल टी स्मॉल टी वाला होगा। तो इस टेस्ट क्रॉस से हम क्या पता करते हैं, F1 पीढ़ी का ऐसा पौधा जिसका फिनोटाइप हमें मालूम है लेकिन उसका जीनोटाइप हमें मालूम नहीं है, तो उसका क्रॉस उसके समयुग्मजी अप्रभावित से कर देंगे। अगर 50% प्रभावी लक्षण वाले और 50% अप्रभावी लक्षण वाले प्रकट होते हैं तो क्या होगा, F1 पीढ़ी का जीव क्या होगा, वो होगा आपका संकर पौधा। अगर सभी के सभी प्रभावी फिनोटाइप वाले या प्रभावी कैरेक्टर्स वाले पौधे प्रकट होते हैं तो उसका F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधे का जो फिनोटाइप होगा, जो जीनोटाइप होगा, वो कैसा होगा, वो होगा आपका समयुग्मजी होगा, अर्थात शुद्ध लंबा पौधा, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। काफी इसको एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप इसके बारे में और डिटेल चाहते हैं, स्पष्ट रूप से हर चीज समझना, तो YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में आप चले जाएंगे चैप्टर नंबर 5 में, तो टेस्ट क्रॉस वहां आसानी से आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसी का ऑप्शनल है। एक स्त्री का रक्त समूह O है, उसका विवाह रक्त समूह AB वाले पुरुष से होता है, तो भावी संतानों में कौन कौन से रक्त समूह हो सकते हैं, रेखाचित्र द्वारा समझाइए। चलिए इसको करते हैं। इसका उत्तर आप किस तरह से लिखेंगे, आप यहां लिख सकते हैं, जैसे 2 है ना यहाँ पर, यहां आप उत्तर में इसका लिख देंगे, ये उत्तर हो गया, ठीक है। यहां आप लिख देंगे स्त्री, यहां हो जाएगा पुरुष, ठीक है, ठीक है। स्त्री का ब्लड ग्रुप क्या है, O है, और जो पुरुष है, पुरुष का ब्लड ग्रुप हो गया आपका AB। अब ब्लड ग्रुप को हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं इसको फिनोटाइप लिखते हैं, ब्लड ग्रुप को हम लिखते हैं फिनोटाइप, ठीक है, फिनोटाइप लिखते हैं, या इसको हम कह सकते हैं सीधे सीधे रक्त समूह, रक्त समूह, फिनोटाइप कह सकते हैं या रक्त समूह कह सकते हैं। अब इसका जो जीनोटाइप होगा, जीनोटाइप क्या होगा वो भी आपको लिखना है, जीनोटाइप, जीनोटाइप क्या होगा, जो O ब्लड ग्रुप होगा उसका जीनोटाइप I और I होता है, और AB ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप होगा IA और IB, ठीक है। अब भाई इसके आपको गेमेट्स बनाने, ठीक है, इसका गेमेट्स क्या होगा, I और I, इसके गेमेट्स क्या होंगे, IA और IB, यहां हम लिख देंगे इसका युग्मक या गेमेट्स, ठीक है। अब इनके बीच में आपने क्रॉस करना है, एक तो आप पन्नेट स्क्वायर बना के कर सकते हैं, या सीधे सीधे ऐसे भी कर सकते हैं। इसका क्रॉस इससे कराएंगे पहले, तो क्या हो जाएगा IA I, इसी का क्रॉस अब क्या कर देंगे, इसके साथ भी कर देंगे ये वाला, तो क्या हो जाएगा IB और I। अब इसका क्रॉस कर देंगे इसके साथ IA I, अब इसी का क्रॉस कर देंगे इस B के साथ IB और I, ठीक है। तो इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा, अब इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा A, इसका हो जाएगा, क्योंकि IA और I जब होंगे ना साथ में, A डोमिनेंट होता है, I होता है रिसेसिव, तो A प्रभावी लक्षण वाला है, तो A ही यहाँ पर ब्लड ग्रुप प्रकट होगा। IB और I में B डोमिनेंट होता है, तो यहाँ ब्लड ग्रुप क्या होगा, B होगा, तो यहाँ पर A, यहाँ पर B। तो इसमें क्या प्रश्न लिखा है, देखो भावी संतानों में कौन कौन से रक्त समूह हो सकते हैं, तो ये आप इसमें लिख सकते हैं, ये F1, या आप ब्रैकेट में लिखेंगे संतानों में A तथा B रक्त समूह उपस्थित होंगी, ठीक है, उपस्थित होंगी। बस ये आपका आंसर हो गया। तो संतानों का जो रक्त समूह होगा A और B होगा, यह आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव आधारित 4 उद्योगों के नाम लिखिए। सूक्ष्म जीव या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनके द्वारा क्या क्या इंडस्ट्रीज बन सकती हैं, इसका आंसर है पहला है घरेलू उद्योगों में सूक्ष्म जीव। अलग अलग तरीके से आप इसको लिख सकते हैं कि हमारे घरेलू उद्योगों में सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है, जैसे कि ब्रेड इंडस्ट्री है, या जो आपका कर्ड है, तो किस तरह से दूध से दही बनाया जाता है, तो इसमें भी सूक्ष्म जीव का ही उपयोग किया जाता है। दूसरा है औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म, विभिन्न प्रकार के जो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट बनते हैं वहां पर भी सूक्ष्म जीव का ही उपयोग किया जाता है। थर्ड है वाहितमल उपचार में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, जो वाहितमल का उपचार किया जाता है उसमें भी सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है।
उसमें दो प्रकार के सूक्ष्मजीव का हम उपयोग करते हैं। एक तो होते हैं बैक्टीरिया और दूसरे होते हैं फंगस। बैक्टीरिया में भी दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, एक होते हैं वायवीय जीवाणु और दूसरे होते हैं अवायवीय जीवाणु। और फिर कुछ उसमें फंगस का भी यूज किया जाता है जो कि वाहित मल के उपचार में काम में लाए जाते हैं। वाहित मल के उपचार जैसे हम दो उसमें भाग होते हैं, प्राथमिक उपचार और द्वितीयक उपचार। तो द्वितीयक उपचार में सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है। फिर है बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्मजीव। जो बायोगैस है, बायोगैस के उत्पादन में भी सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है। और मेन जो सूक्ष्मजीव होता है वह उसमें होता है मेथेनोजन। तो मेथेनोजन के द्वारा बायोगैस का उत्पादन किया जाता है। तो ये एक और हो गया। फिर है जैव नियंत्रक कारक के रूप में सूक्ष्मजीव। विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, उनका उपयोग हम जैव नियंत्रक कारक के रूप में कर देते हैं। अर्थात पेस्टिसाइड या जो बाकी केमिकल्स का यूज न करके हम इन सूक्ष्मजीव का उपयोग अलग अलग प्रकार के पेस्ट को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। और छठा है जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीव। जो माइक्रोब्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एज अ बायो फर्टिलाइजर के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। हमारे खेतों में जो पैदावार बढ़ाने के लिए, जो पोषक तत्व बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीव का भी उपयोग किया जाता है। तो ये आपने लिख देने, इनमें से कोई भी चार उद्योग आप लिख देंगे। अगला प्रश्न है एकल कोशिका प्रोटीन से आप क्या समझते हैं। जैसे कि नाम से आ रहा है एकल कोशिका प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन क्या होती है, जब विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्मजीव हैं उन सूक्ष्मजीवों के द्वारा अगर प्रोटीन का उत्पादन किया जाता है तो उसे एकल कोशिका प्रोटीन कहते हैं। तो एकल कोशिका प्रोटीन क्या है, एकल कोशिका प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन, इसका अर्थ है सूक्ष्मजीवों जैसे कि जीवाणु, ईस्ट, शैवाल या अन्य कवकों की बड़े पैमाने पर वृद्धि से प्राप्त प्रोटीन से। तो सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब होता है मैक्सिमम जो एक कोशिका जो जीव हैं, जैसे कि एक कोशिका जो जीवाणु है, यीस्ट है, शैवाल है और अन्य प्रकार के जो कवक होते हैं, इनसे अगर हम प्रोटीन का उत्पादन करते हैं तो उसे सिंगल सेल प्रोटीन कहा जाता है। प्रोटीन के अतिरिक्त ये क्या करते हैं, खनिज, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट का भी एक अच्छा स्रोत होते हैं। व्यापक अर्थों में मशरूम जैसे बड़े कवकों को भी इसमें शामिल किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में पूछा जाता है। एकल कोशिका प्रोटीन के क्या लाभ हैं, इनकी वृद्धि अत्यंत तेजी से होती है। एकल कोशिका प्रोटीन अर्थात क्योंकि ये सूक्ष्म जीव से ही प्राप्त किए जाते हैं, बैक्टीरिया, शैवाल, फंगस, इनसे ही प्राप्त किया जाता है। तो जो एकल कोशिका प्रोटीन है ये अत्यंत तेजी से इनकी वृद्धि अत्यंत तेजी से होती है। जो जीव होते हैं इनके, यह कृषि अपशिष्टों तथा अन्य उत्पादों, अन्य उद्योगों के अपशिष्टों जैसे मोलासेस, जंतु खाद, सीवेज आदि पदार्थों पर उग सकते हैं। क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एकल कोशिका प्रोटीन के रूप में इनका हम क्या करते हैं, कल्चर करते हैं, तो ये आसानी से कृषि के जो बचे हुए अपशिष्ट होते हैं या जो अन्य उद्योग हैं उनके जो अपशिष्ट होते हैं जैसे कि मोलासेस है, जंतु खाद है, सीवेज आदि पर इन्हें आसानी से उगाया जा सकता है, इसलिए इनका उगाना सस्ता है। तीसरा है यह परंपरागत फसलों की अपेक्षा कम स्थान घेरते हैं। जैसे बाकी जो फसलें हैं जैसे गेहूं, धान, मक्का, जौ, बाजरा, ये ज्यादा स्थान घेरते हैं। अगर इनसे हमने प्रोटीन प्राप्त करनी है तो ये क्या करेंगे, ये स्थान भी ज्यादा घेरेंगे। लेकिन अगर हम सूक्ष्म जीवों से प्रोटीन प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके कल्चर के लिए स्थान की ज्यादा आवश्यकता नहीं होगी। इनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक व बेहतर गुणवत्ता वाली होती है। इनमें प्रोटीन की मात्रा भी अधिक और इनकी गुणवत्ता अच्छी होती है। प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों का इनके उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे बारिश ज्यादा हो गई, सूखा पड़ गया या आदि तूफान आ गया, तापमान कम या अधिक हो गया तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियां हो तो सूक्ष्मजीव आसानी से उसमें भी ग्रो करते हैं। तो इनका कल्चर आसानी से किया जा सकता है या इनको आसानी से उगाया जा सकता है और पर्यावरणीय परिस्थितियों पर का इन पर ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। इनके उत्पादन में अपशिष्ट पदार्थों का प्रयोग होने से ये क्या करेंगे, पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को भी कम करने का कार्य करते हैं। तो ये इनके कुछ लाभ होगी, आ सकता है क्वेश्चन। एकल कोशिका प्रोटीन क्या है, इसके इन एकल कोशिका प्रोटीन के क्या लाभ है। उदाहरण है स्पाइरुलिना, एक नील हरित शैवाल है जो प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। उदाहरण आ सकता है कभी कि भाई एकल कोशिका प्रोटीन किन किन से प्राप्त करते हैं, कुछ जीवों के नाम बताइए। तो उसमें स्पाइरुलिना हो गया जो कि एक प्रकार का बीजीए है, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि एक प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। क्लोरेला एक प्रकार का शैवाल है, ये एक ग्रीन क्या है, हरे रंग का एक शैवाल है
उसको क्लोरोफाइसी का एक सदस्य है, ठीक है। तो क्लोरेला नामक जो हरा शैवाल होता है इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें प्रोटीन पाई जाती है, और तो और अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन के रूप में इसे अपने साथ ले जाते हैं। ये सूक्ष्म जीव अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। एक गणना के अनुसार 250 किलोग्राम वाली एक गाय 24 घंटे में लगभग 200 ग्राम प्रोटीन का उत्पादन करती है, जबकि इतने ही समय में मात्र 250 ग्राम मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस नामक जीवाणु 25 टन प्रोटीन उत्पन्न करता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब हम इसके भाग 2 में बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।